हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एरा में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र मनुष्य का। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है पाचन तंत्र और कैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो उसी को पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो, आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हो वीडियो को आप वहाँ शेयर कर दीजिए। और ये साइंस का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रेलवे, दिल्ली पुलिस, जिसमें जिस भी एग्जाम में, जेल प्रहरी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाचन जो क्रिया है हमारी, वो सबसे पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले इंसान का जो पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से शुरू होता है। मुख में क्या होता है, मुख होता है, फिर उसके बाद मुख गुहा होता है, फिर ये ग्रसिका होती है, इसी को हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली से होते हुए हमारा भोजन कहाँ आता है, अमाशय में आता है। फिर अमाशय से होते हुए ये कहाँ जाता है, हमारा यहाँ से। उसके बाद ये होता है, ये हमारा ग्रहणी कहलाता है। फिर ये ग्रहणी के बाद जो होता है, ये इधर आते हुए छोटी आंत में होता है। फिर छोटी आंत से होते हुए ये हमारा कहाँ आ जाता है, यहाँ एनस के द्वारा बाहर चला जाता है। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे। ठीक है। तो जो हमारा पाचन की क्रिया है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है हमको। 5 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला क्या क्या होता है, इसे आप नोट डाउन करिएगा। पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा, फिर उसके बाद होता है पाचन। फिर तीसरा क्या होता है, पाचन के बाद उसका क्या करेंगे हम लोग, अवशोषण। पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण। फिर चौथा क्या होगा, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण। क्या होगा, स्वांगीकरण। फिर पांचवा क्या हो जाएगा, उसके बाद अगला क्या होगा, परित्याग। तो ये 5 चरणों में हमारी पाचन क्रिया जो होती है, क्या होती है, कंप्लीट होती है ना। तो पाचन क्रिया को हम लोग 2 पार्ट करके पढ़ेंगे। पहले जो अंग सहायक होते हैं उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और जिस अंग में क्या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पाचन हमारा कैसे होता है, प्रोटीन किसमें टूटेगा, कौन कौन से किस अंग से जो हमारे एंजाइम निकलते हैं, है ना, कौन कौन सा जूस निकलता है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा पोषण में सहायक होते हैं ना, पाचन में। तो उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा अंतर्ग्रहण, जो हमारा भोजन का पाचन होता है, कहाँ से शुरू हो जाएगा, मुख से हो जाएगा। तो ये आपने नोट डाउन करना हो, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि मुख और मुख गुहा में सबसे पहला पार्ट हमारा क्या आएगा, बक्कल कैविटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा। मुख गुहा को हम लोग क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मुख गुहा में जब हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना जैसे ही मुंह के अंदर डालेंगे, यहाँ से खाना प्रवेश करेंगे, तो यहाँ से खाना क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो मुंह होते हैं, मुख गुहा में 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। कौन कौन सी होती है, सब मैंडिबल, सब लैंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड, है ना। ये हमारी क्या होती है, 3 लार ग्रंथियां हो जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। जो ये लार ग्रंथियां होती हैं, इन्हीं लार ग्रंथियों के कारण हमारे मुंह में क्या निकलता है, एंजाइम। एंजाइम का स्त्रावण होता है। जो एंजाइम होते हैं यही हमारे भोजन में के पाचन में मदद करते हैं। अब वो एंजाइम देखते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं। पहला एंजाइम यहाँ पे होता है टाइलिन। कौन सा एंजाइम होगा, टाइलिन। दूसरा कौन सा हो जाता है, लाइसोजाइम। और अगला कौन सा होता है, यहाँ पे माल्टेज होता है। कौन कौन से एंजाइम, मुख गुहा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलरी और पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ लार ग्रंथि का नहीं पूछता है, मेन लार ग्रंथि से निकलने वाले क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंजाइम। की हमारे मुख गुहा में जो लार ग्रंथि होती है उससे 3 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं। कौन कौन से, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, माल्टेज होता है। अब ये जो टाइलिन एंजाइम है, इसका कार्य क्या होता है, तो वो आप लोग नोट डाउन करिए। स्टार्च, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मंड। स्टार्च को किसमें बदलता है, इसको ये याद रखना है। स्टार्च को आप लोग याद रखिए, किसमें बदल देता है, माल्टोज में, है ना। माल्टोज शुगर में बदल देता है। क्या, जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। टाइलिन एंजाइम का क्या काम होता है, टाइलिन एंजाइम जो होता है स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल कर देता है
है ना, शुगर या इसी को हम लोग शर्करा कहते हैं, ठीक है। इसका यही काम होता है मेन, क्या करता है ये टाइलिन एंजाइम जो होता है स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। फिर दूसरा जो होता है हमारा लाइसोजाइम, इसका काम क्या होता है, लाइसोजाइम जो होता है इसका मेन काम होता है कि भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, उनको निष्क्रिय कर देता है या मार देता है, ठीक है ना। और फिर अगला काम है माल्टोज। माल्टोज क्या करता है, ये माल्टोज जो होता है, माल्टोज जो होता है ये ग्लूकोज, ये माल्टोज शर्करा को, माल्टेज होता है माल्टोज शर्करा को किसमें बदल देता है, माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारे तीन हम लोगों को गुहा पढ़ेंगे जिसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और माल्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं, लाल ग्रंथि से निकलते हैं। टाइलिन एंजाइम जो होता है स्टार्च या मंड को किसमें बदल देता है, माल्टोज शुगर में बदल देता है। फिर माल्टोज जो होता है ये माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में बदल देता है। इसी प्रकार से लाइसोजाइम होता है जो भोजन में आए हुए हानिकारक जीवों को नष्ट करता है ना। तो चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। उसके बाद ये हमारा यहाँ तो ये मुख्य गुहा ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये ग्रसनिंग है। ग्रसनिंग का कुछ काम नहीं होता, यहाँ से भोजन जो होता है ये इसके माध्यम से कहाँ आता है, अमाशय में। तो अब हमको क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अमाशय, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग, अमाशय। अब तो अब हम लोग देखते हैं अमाशय। अमाशय जो होता है, अमाशय क्या होता है, यहाँ पे जब भोजन आता है तो यहाँ भोजन आने के बाद जो होता है इसमें इसकी दीवार में एनेक्जेटिक सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, एनेक्जेटिक्स। एनेक्जेटिक सेल पाई जाती है। ये जो सेल होती है इनके द्वारा कौन सा HCl का स्त्रावण होता है, किसके द्वारा, HCl का स्त्रावण होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो HCl का स्त्रावण होता है वो किस सेल के द्वारा होता है, तो एनेक्जेटिक सेल के द्वारा होता है ना, इसे याद रखिएगा। अब ये जो HCl होता है भोजन में जो टाइलिन मिल जाता है, लाल हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता था, तो ये जो टाइलिन एंजाइम मिलता है तो टाइलिन एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। कौन निष्क्रिय करता है, HCl। तो ये याद रखिएगा। और ये HCl के और कार्य पूछते हैं, तो अगर HCl के और कार्य हम लोग देखें तो ये जो होता है कैल्शियम युक्त भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। कैल्शियम युक्त भोजन को पचाने में मदद करता है। ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है ना। यही इसका कार्य है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ अमाशय में हमारी क्या होती है, एक जठर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है, जठर। अमाशय में ही कौन सा रस पाया जाता है, जठर रस होता है। तो अब ये जठर रस हम लोग पढ़ेंगे। जठर रस जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें जो होता है 96% क्या होता है, पानी होता है। ये भी आप रखिएगा, इसका संगठन पूछता करता है ये एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो रस है जठर रस किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये जो HCl भी होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय में पाए जाते हैं ना। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है, म्यूसिन पाया जाता है। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है, हमारा पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर लाइपेज। ये हमारे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या होते हैं, जठर रस के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। तो अब इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो म्यूसिन होता है वो क्या होता है, पेप्सिन होता है, क्या करता है, रेनिन क्या करता है, और जठर लाइपेज क्या करता है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं ये पेप्सिन को। पेप्सिन ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछता है कि पेप्सिन एंजाइम का क्या, ये क्या है हमारे एंजाइम। तो चलिए देखते हैं ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है इसका क्या काम होता है। ये हमारे जो होता है अमाशय में निष्क्रिय पेप्सिन की अवस्था में पड़ा होता है, लेकिन जब ये HCl अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये सक्रिय पेप्सिन बन जाता है। जो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ये किसके ऊपर प्रतिक्रिया करता है, प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में। किसमें चेंज कर देगा,
प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन चेंज करता है, तो यही हमारा पूछता है एग्जाम में कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम चेंज करता है, तो कौन सा एंजाइम चेंज करेगा, पेप्सिन एंजाइम। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछता है कि हमारे प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो प्रोटीन का पाचन हमारे कहाँ से शुरू हो जाता है, अमाशय से ही। और प्रोटीन का पाचन करने वाला प्रथम एंजाइम कौन है, पेप्सिन है, ठीक है ना। ये किससे, ये हमारे अमाशय में निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, जो HCl के साथ मिलके क्या हो जाता है, सक्रिय अवस्था में हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना था इसी का कार्य। हमको यहाँ मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट ही पढ़ने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमको वन डे एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं रेनिन। कौन से एंजाइम है यहाँ पे, रेनिन, है ना। अब ये रेनिन एंजाइम का भी कार्य हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है। रेनिन एंजाइम जो होता है ये भी अमाशय में हमारे निष्क्रिय प्रो रेनिन की अवस्था में पड़ा रहता है। किस अवस्था में रहता है, प्रो रेनिन की अवस्था में पड़ा रहता है, जो HCl के साथ मिलके क्या बन जाता है, सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। और जो रेनिन होता है तो ये जो रेनिन का काम क्या होता है, दूध में पाई जाने वाली कैसीन पाई जाती है दूध में, उसको क्या कर देता है, कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। किसमें बदल देता है, कैल्शियम पैरा ये। तो रेनिन का काम क्या होता है, ये हमारा निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, किसमें, अमाशय में रहता है, जो कि HCl के साथ क्रिया करके क्या हो जाता है, सक्रिय रेनिन में चेंज हो जाता है। और ये रेनिन का काम क्या होता है, दूध में पाई जाने वाली जो है कैसीन एंजाइम पाई जाती है ना, ये जो कैसीन होता है, कैसीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जठर लाइपेज और म्यूसिन क्या होता है। ये जठर लाइपेज का क्या काम होता है, ये वसा के एमएलसीकरण में सहायता करता है ना, यानी कि वसा के एमएलसीकरण में सहायता करता है, यानी कि वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इसका काम बस यही है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जठर म्यूसिन था, जठर म्यूसिन। अब इसका काम क्या होता है, इसको भी हम लोग देख देते हैं। तो ये जठर म्यूसिन जो होता है, ये जो हमारे अमाशय में ये कौन सा अम्ल आता है, HCl अम्ल आता है। तो ये HCl अम्ल जो स्रावित होता है, ये शरीर के अन्य भागों को रक्षा करता है। ये जो निकलता है यहाँ से, क्योंकि ये अम्ल है, और अम्ल क्या होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है ना। तो ये ताकि हानि ना पहुंचाए, इसके लिए एक सुरक्षात्मक आवरण, रक्षात्मक आवरण बनाता है, ताकि ये HCl अम्ल जो होता है इसकी सिर्फ हमारे इसमें अमाशय में ये क्रिया कर पाता है, शरीर के दूसरे अंगों को हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है ना। तो ये इसका काम होता है। तो यहाँ ये हम लोग क्या पढ़े, अमाशय पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हमारा कहाँ आएगा आगे, भोजन ग्रहणी में आता है। कहाँ आता है, ग्रहणी में। ग्रहणी कौन सी होती है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये ग्रहणी होती है इसे, ग्रहणी। तो ग्रहणी में देखते हैं भोजन अब आएगा तो क्या होगा, ग्रहणी, या ग्रहणी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूडिनम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ड्यूडिनम। और जब हमारा आंत में भोजन रहता है अमाशय में, तो अमाशय में जो भोजन रहता है, तो अमाशय, पहले इसको भी जान लीजिए, अमाशय में ये जो अमाशय में होता है, अमाशय में जब तक भोजन रहता है, उसके बाद जब भोजन अमाशय में अच्छी तरह मिल जाता है, तो उस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला इसके बाद देखते हैं ग्रहणी। ग्रहणी जो होता है, जब हमारा भोजन अमाशय के बाद डायरेक्ट अब कहाँ आता है, यहाँ से ग्रहणी में आएगा। तो ग्रहणी में जो होता है, यहाँ भी कुछ एंजाइम निकलते हैं, जैसे कि ये हमारी क्या होती है, ये पित्ताशय होता है और ये पित्त वाहिनी होती है। तो इसके द्वारा यहीं पे हमारा क्या निकलेगा आगे, अब निकलेगा हमारा कौन सा रस निकलेगा, पित्त रस निकलेगा, ठीक है।
तो ये जो पित्त रस होता है, तो अब यहाँ पे इसके कार्य हम लोग पढ़ेंगे। किसके कार्य पढ़ेंगे? पित्त रस के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले ग्रहणी में जो एंजाइम निकलेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे तो हम देख लेते हैं ग्रहणी में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो ग्रहणी में जो एंजाइम होते हैं तो वो कौन से होते हैं? तो पहला इसमें होता है हिपैटोक्रेनिन होता है, हिपैटोक्रेनिन। दूसरा कौन सा होता है? सिक्रेटिन होता है। तीसरा होता है पेनक्रियो, ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं? ये कुछ एंजाइम होते हैं। और एक और पाया जाता है ट्रिप्सिन, जो सभी को पता होता है जनरली। ये हमारे क्या है? सभी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। अब इनके काम क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि जो पेप्टोन एंजाइम होता है, पेप्टोन्स क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है ना, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम पढ़े थे। पेप्सिन एंजाइम कहाँ निकलता है? अमाशय में, उसको पढ़े। तो ये क्या करता है? प्रोटीन को किसमें बदल दिया था? पेप्टोन्स में। तो अब ये आगे जो ये पेप्टोन्स बना है, तो अब यही जो यहाँ ट्रिप्सिन पाया जाएगा, ये पेप्टोन्स को किसमें चेंज करेगा? पॉलीपेप्टाइड में। किसमें चेंज करेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होगा पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करेगा। फिर उसके बाद हिपैटोक्रेनिन। हिपैटोक्रेनिन का क्या होता है? ये जो होता है ये यकृत, ये हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यकृत। यकृत को क्या निकालने के लिए? यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है। किसके लिए? पित्त रस स्रावित करने के लिए। पित्त रस के लिए क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। हिपैटोक्रेनिन का क्या काम होता है? यकृत को पित्तरस स्राव करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन का काम क्या होता है? ये जो हमारा क्या होता है? अग्नाशय होता है ना। तो अग्नाशय को ये अग्नाशयी रस स्रावित, जो सिक्रेटिन होता है अग्नाशय को अग्नाशयी रस यानी कि पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज को पेनक्रियाटिक जूस स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। फिर उसके बाद ये जो होता है पेनक्रियोजाइमिन, है ना। पेनक्रियोजाइमिन का काम क्या होता है? इसका संबंध जो होता है सिक्रेटेनिन से ही होता है। जो अग्नाशयी रस होता है इसके स्रावण के उत्तेजन को नियंत्रित करता है। क्या करता है पेनक्रियोजाइमिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इनसे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये एंजाइम क्या है और ये एंजाइम का कार्य क्या है, ये किस पार्ट से निकलता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियोजाइमिन किससे संबंधित होता है? सिक्रेटिन से संबंधित होता है। इसका काम क्या होता है? ये जो हमारा होता है अग्नाशयी रस के स्रावण को नियंत्रित करता है ना। क्या करता है? नियंत्रित करता है। फिर ये कोलेस्ट्रोकाइनिन होता है अगला। कोलेस्ट्रोकाइनिन का काम क्या होता है कि हमारे पित्ताशय को संकुचित करता है। इसका काम क्या है? पित्ताशय को संकुचित करना। पित्ताशय को संकुचित करना इसका काम होता है। फिर आते हैं उसके बाद देखते हैं एंटीरोगेस्ट्रॉन। एंटीरोगेस्ट्रॉन का काम क्या होता है? ये जो हमारा यहाँ से आंत से हम लोग पढ़े थे, अमाशय से कौन सा रस निकल रहा था? जठर रस निकल रहा था। तो ये जठर रस के स्रावण को रोकता है। क्या करता है? जठर रस के स्रावण को रोकता है। तो कौन रोकता है? एंटीरोगेस्टेरॉन, है ना, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद एंटीरोकाइनिन क्या होता है? ये आंती रस के स्रावण को उत्तेजित करता है।
तो ये दिख रहा होगा आपको, ये ना दिख रहा होगा तो आप सुन लीजिए। तो एंटेरोकाइनिन जो होता है इसका काम क्या होता है, आंती रस के स्रावण को उत्तेजित करता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग आंत में आएंगे। तो आंत में क्या करेंगे, ये आंती रस के स्रावण को उत्तेजित करेंगे। तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि ग्रहणी में हम लोग, ग्रहणी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूडिनम, है ना, आमाशय के बाद आता है। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम, पहले ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। फिर उसके बाद हिपैटोकेनिन एंजाइम हम लोग देखते हैं। हिपैटोकेनिन का काम क्या होता है, पित्त रस को उत्तेजित करता है, पित्त रस के स्रावण को उत्तेजित करता है, किसको, यकृत को, है ना, यकृत को पित्त रस स्रावण के लिए उत्तेजित करता है। फिर सिक्रेटिन है, तो सिक्रेटिन का काम होता है, ये अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय को अग्नाशयी रस स्रावण करने के लिए उत्तेजित करता है। फिर उसके पेंक्रियोजाइनिन क्या होता है, पेंक्रियोजाइनिन का संबंध किससे होता है, सिक्रेटिन से होता है। ये क्या करता है, अग्नाशयी रस के स्रावण के उत्तेजन को नियंत्रित करता है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, क्या करता है, पेंक्रियोजाइनिन अग्नाशयी रस के स्रावण के उत्तेजन को नियंत्रित करता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम लोग कोलेस्ट्रोकाइनिन। कोलेस्ट्रोकाइनिन क्या होता है, ये पित्ताशय को संकुचित करता है, क्या करता है, पित्ताशय को संकुचित करता है। फिर अगला एंटेरोगेस्ट्रॉन। एंटेरोगेस्ट्रॉन का काम क्या होता है, जो आमाशय से निकल रहा था जठर रस, उसके स्रावण को रोकता है कि तुम अब नहीं निकलो, है ना, तुम्हारा काम खत्म हो गया। फिर एंटेरोकाइनिन, एंटेरोकाइनिन ये क्या होता है, आंती रस के स्रावण को उत्तेजित करता है, क्योंकि अब इसके बाद यहाँ से ग्रहणी का काम खत्म हो जाता है। तो ग्रहणी के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, छोटी आंत में जाएंगे। लगभग छोटी आंत ही एक प्रकार से भाग होता है, तो ये आंती रस के स्रावण को उत्तेजित करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनको देख लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत में हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, या इसी को हम लोग इलियम भाग कहते हैं, क्या कहते हैं, इलियम। तो इसमें जो होता है, जब हमारा भोजन अब यहाँ से कहाँ से आएगा, ये जो हमारी ये ग्रहणी थी, ये क्या है, ग्रहणी। तो ग्रहणी से कहाँ आया भोजन, ग्रहणी से आएगी छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब आता है इसमें, तो सभी एंजाइम यहाँ पे जो इसकी दीवार होती है, जब ये क्या होगा, इसमें ब्रूनस ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ब्रूनस ग्रंथियां पाई जाती है। और इसी में लीवर कुंभ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। तो वहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। इरेप्सिन एंजाइम पहला होता है, दूसरा क्या होता है, आर्जिनेनिन, आर्जिनेनिन, और तीसरा क्या होता है, एंटी, कौन सा एंजाइम होता है यहाँ पे, एंटीरोकाइनेज, जिसे ई या ए भी देख सकते हैं, एंटीरोकाइनेज त्रिलाइपेज होता है। तो पहला इरेप्सिन, इरेप्सिन एंजाइम का यहाँ पे काम क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आर्जिनेज एंजाइम का काम क्या है, एंटीरोकाइनेज एंजाइम का काम क्या है, और एंटीलाइपेज का क्या काम होता है यहाँ पे। तो इरेप्सिन अगर हम लोग देखते हैं, तो इरेप्सिन का काम क्या होता है यहाँ पे, जब हम लोग पीछे पढ़े थे, तो पीछे क्या पढ़े थे, ट्रिप्सिन एंजाइम था, जो पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर रहा था। अब ये जो इरेप्सिन है, पॉलीपेप्टाइड को किस में चेंज करेगा, अमीनो अम्ल में। ये आपको याद रखना है कि इरेप्सिन का काम क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में चेंज करेगा। फिर इसी प्रकार से आर्जिनिन ये होता है, इसका काम हमको याद रखना है। तो आर्जिनिन का काम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आर्जिनेज, आर्जिनिन अम्ल एसिड का, आर्जिनिन एंजाइम, इसका काम क्या होता है, आर्जिनेज एंजाइम का काम जो होता है, ये क्या करता है, आर्जिनेनिन अम्ल को यूरिया में बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद ही रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एंटेरोकाइनेज देखें, तो इसका काम क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलना, है ना। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। फिर उसके बाद आंटीलाइपेज, आंटीलाइपेज ये क्या होता है, इसका काम देख लेते हैं हम लोग।
ये आंती लाइपेज का काम क्या होता है, जब वसा का एमल्सीकरण हो जाता है, तो वसा के एमल्सीकरण का मतलब क्या है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना है ना। तो वसा के एमल्सीकरण के बाद जो भी अम्ल या लाइपेज बचता है उसको ग्लिसरॉल तथा एमिनो एसिड में बदल देता है आंती लाइपेज। आंती लाइपेज क्या है, वसा के एमल्सीकरण के पश्चात जो भी बचा होता है, शेष वसा बची होती है शेष, तो उसे अमीनो अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हमारा क्या होता है, ये यहाँ है छोटी आंत में काम भोजन का खत्म हो जाता है, पूरी तरह से हमारे भोजन का पाचन होता है। और क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ जाता है कि हमारे जो भोजन का पाचन कहाँ होता है मेन, तो यहाँ सबसे ज्यादा छोटी आंत में होता है ना। फिर इसके बाद आता है भोजन का अवशोषण। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, अंतर्ग्रहण पढ़ लिए, पाचन पढ़ लिए, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, भोजन का अवशोषण। तो छोटी भोजन का पाचन जो होगा, पाचन कहाँ होगा, ये भी छोटी आंत में होगा। कहाँ होगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में अब क्यों होगा, छोटी आंत में एक उंगलीनुमा प्रवाह निकले रहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ये क्या करती है विलाई, विलाई का काम होता है हमारे कि भोजन का ये मतलब जो भी हमारा भोजन पाचन हुआ है उसका अवशोषण करना है ना, ये अवशोषण करते हैं। फिर उसके बाद आता है स्वांगीकरण। भी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है भोज्य पदार्थ, उसे हमारा शरीर ले लेता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके बाद हमारे शरीर के यहाँ से क्या होता है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। इसके बाद छोटी आंत से हमारा भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है ना। तो फिर उसके बाद जो हमारा शरीर जरूरी उसके लिए भोज्य पदार्थ होता है वो ले लेता है, अवशोषण कर लेता है। फिर उसके बाद मतलब स्वांगीकरण हो जाता है उसका। स्वांगीकरण के बाद जो बाहर अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसे एनस के द्वारा क्या कर देता है, परित्याग कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ी आंत में दो इंपॉर्टेंट पार्ट पाए जाते हैं। बड़ी आंत में क्या पाया जाता है ये जानना है। तो यहाँ पे एक इसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का पूरा नाम होता है। ये हमारे शरीर का क्या हो जाता है, अपशेषी भाग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरा भाग भी होता है, ये पहला हो गया, और दूसरा क्या हो गया, इलियोसिकल कपाट है। क्या पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है इलियोसिकल कपाट। तो बड़ी आंत में उसका भोजन के पाचन में कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन इसमें दो अपशेषी पाए जाते हैं। अपशेषी एक पाया जाता है क्या पाया जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है, इलियोसिकल कपाट। इनका काम क्या होता है, ये अपेंडिक्स तो क्या होता है, अपशेषी होता है, लेकिन ये इलियोसिकल कपाट का कार्य होता है। इसका काम होता है कि जो छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन आता है, तो यही इलियोसिकल कपाट के कारण होता है। ये इलियोसिकल कपाट जो होता है छोटी आंत से भोजन को बड़ी आंत में तो आने देता है, लेकिन बड़ी आंत से छोटी आंत में दोबारा नहीं जाने देता है। इसका बस यही काम होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद ये लगभग हमारा पाचन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसे, तो क्या पढ़ेंगे, पाचन में सहायक अंग कौन कौन से होते हैं, भूमिका होती है ना, जैसे कि पढ़ेंगे हम लोग दांत, जीभ, है ना, आमाशय, ठीक है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।